शारिक जमान के एक्सीडेंट की खबर सुनकर रात तक पूरा खानदान जमा हो गया। फारूक चचा की फैमिली, हमीद चचा की फैमिली और नवेरा एहसान की फैमिली। जिसने भी खबर सुनी अयादत को आता जा रहा था। ये इस खानदान की मिसाली मोहब्बत थी जो सबको बाहम बांधे हुए थे। घर जुदा थे मगर दिल एक दूसरे की मोहब्बत और दुख दर्द से हम वक्त लबरेज रहते थे। गो एक्सीडेंट मामूली था, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन रही सही कसर बुखार ने पूरी कर दी थी। वाजदा खाला तो हम वक्त शारिक के कमरे में उसकी पट्टी के साथ लगी रही। इस वक्त रात के इस पहर सारा खानदान यही था। नवाज शारिक जुबान को भी लाउंज में ले आया था। हर कोई गुफ्तगू में मसरूफ था। खूब महफिल जमी हुई थी। नवेरा चाय बनाने किचन में घुसी हुई थी। सुबह से वो घनचक्कर बनी हुई थी, रात भी ठीक से सोई नहीं थी। इस वक्त थकन से बुरा हाल था, मगर वो फिर भी चाय का बर्तन बर्नर पर चढ़ाकर फ्रिज से दीगर नवाजमात निकालने लगी। नवेरा बीबी, आप रहने दें, मैं चाय बना लूंगी। बेगम साहिबा ने मना किया है, अब आप कुछ नहीं करेंगी, उनके पास जाकर बैठे। फ्रिज से दूध निकालकर पलटी तो शाकरा इस पैगाम के साथ अंदर दाखिल हुई और वो मुस्कुरा दी। थकन से बदन चूर चूर हो रहा था। ये इनायत बड़ी गनीमत लगी। ठीक है, तुम चाय बना लो, लेकिन बिल्कुल सादी सी, और साथ में फ्रिज में से कुछ खाने को मीठा बिस्किट और कटलेट्स निकाल लेना। दूध की थैली शाकरा को थमा कर उसने हिदायत दी और फिर किचन से निकल आई। हुमैरा, रिमशा और नबीला भाभी तीनों कालीन पर विराजमान थी, जबकि फारूक चचा, हमीद चचा, चची और अम्मा एक साथ वाजदा खाला के करीब सोफे पर बैठे थे। दरमियान के सोफे पर एक तरफ नवाज फारूक था, साथ में शारिक जमान और उसके साथ रजा था, जबकि दूसरी तरफ नबील भाई और उनके साथ वाली नशिस्त खाली थी। आओ नवेरा, उधर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, शाबाश। वाजदा खाला की नज़र दरवाजे में एस्तादा नवेरा पर पड़ी तो एकदम पुकारा और तकरीबन सभी ने गुफ्तगू अधूरी छोड़कर उसे देखा। वो मुस्कुरा कर अंदर चली आई। माशाल्लाह, बहुत सुलझी हुई है नवेरा, कल से यहाँ है। इस तरह घर संभाला है कि हर चीज़ की तरफ ध्यान रखा है कि मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि नवेरा यहाँ के लिए अनजान है। जीती रहे, अल्लाह जजा दे। वाजदा खाला उसकी तारीफ में रद्बुल लिसान हो गई तो वो झीम गई। उसकी तारीफ पर अम्मा और बड़ी चच्ची के चेहरे पर सताइश उभर आई। वो सर झुकाई नबील भाई के साथ वाली खाली नशिस्त पर आ बैठी। खाला जी, आप भी हद करती हैं। मेरा अपना घर है, मैं फारग बैठी अच्छी थोड़ी लगती। फिर काम भी क्या है, बस रूटीन का ही तो था, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। शारिक जुमान ने बगौर उसकी तरफ देखा। खूबसूरत और पुरकशिश खदोखाल उससे अपनी ये कज़न दीगर लड़कियों से मुख्तलिफ लगी। हर फन मौला, हर किसी के काम आने के लिए हम वक्त तैयार। वो उनके घर बहुत कम आती थी, मगर जब भी आती घर घर लगने लगता था। वो आती भी सिर्फ एक दो दिन के लिए, मगर इस तरह घर संभालती कि यूं महसूस होने लगता कि जैसे घर की असल मालिक वही हो। शारिक जुमान के हाफजे में कल रात और सुबह के वक्त उसके मुतालिक परेशान और मुतफक्किर नवेरा का चेहरा दर आया तो चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान उतार आई। पल पल उसका ख्याल रखती रही थी, कभी दवाई के लिए परेशान, कभी खाने की बाबत इस्तफसार। माशाल्लाह, नवेरा बड़ी समझदार और सुलझी हुई लड़की है, बहुत लकी हो यार तुम। शारिक ने अपनी बाईं तरफ बैठे नवाज से धीमे से कहा, जिसे रजा ने भी बखूबी सुना था। एक टीस सी उठी थी दिल में। नजर एकदम नवीरा के चेहरे का तवाफ करने मचलने लगी, लेकिन वो खुद को डांट गया। सबकी मौजूदगी में, खासतौर पर रिमशा की मौजूदगी में, वो ये हरकत मरकर भी ना करता। थैंक्स, मेरा ख्याल है तुम भी अब ऐसी कोई समझदारी दिखा दो। बहुत गुजार दी तन्हा, अब कोई साथी ढूंढ लेना चाहिए तुम्हें भी, नवाज ने जवाबन हंस कर कहा। शारिक जुमान ने कहकर लगाया। अब तबीयत कदरे बेहतर थी, फिर सबकी मौजूदगी में, उनकी बातों में वो खुद को बहुत फ्रेश महसूस कर रहा था। इसीलिए नवाज के मशवरे को खूब एंजॉय किया। क्यों फंसाते हो यार, तुम्हें मेरी आज़ादी इतनी बुरी क्यों लगती है जो हर वक्त मेरे ही पीछे पड़े रहते हो? अब मैं तुम्हारी तरह लकी तो नहीं हूं ना कि मुझे भी कोई समझदार सी मिल जाए। खानदान में एक ही समझदार है जिसको तुम ले उड़े हो। शारिक का अंदाज ये ऐसा था कि रजा हमीद भी मुस्कुरा दिया। नवाज का कहकर बेसाख्ता था। नवेरा ने उसे बगौर देखा। वो तीनों धीमे धीमे किसी बात पर मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। क्या बात हो रही है, बड़े कहकहे लग रहे हैं। नबील भाई अगरचे कुछ फासले पर थे, मगर उन्हें भी तजस्सुस जागा। मैं शारिक को मशवरा दे रहा था कि अब उसे भी कोई लड़की देख लेनी चाहिए ताकि इसकी सरगर्मियों में भी फर्क आए, और कुछ नहीं तो जिम्मेदारी का ही एहसास हो। नवाज ने ऊंची आवाज में कहा, जो बड़ों ने भी सुना।
वाजदा खाला हंस दी। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद इसे कह कह कर थक गई हूं, मगर ये माने तो तब ना। उन्होंने मसनूई खफगी से शारिक को देखा तो वो मुस्कुरा दी। बस आज से आप लड़की देखना शुरू कर दें, इसे मनाना मेरा काम है। नवाज ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। शारिक भाई से भी पूछ लें इन्हें कैसी लड़की चाहिए। नबीला भाभी ने मशवरा दिया। हाँ, वाकई शादी तो इन्हीं ही करनी है, लड़की भी इन्हीं की पसंद की होनी चाहिए। टॉपिक दिलचस्प था। बहुत कम ऐसा हुआ कि वो इस तरह किसी के काबू में आया हो, और जो ये मौजू चला तो नवीरा के मुंह से भी फिसल गया। उससे मुस्कुराकर नवेरा को देखा, लेकिन एकदम उसके होंठों की मुस्कुराहट सिमटी। अजीब लताफत से मुस्कुराती ये लड़की कभी कभार अजीब अंदाज में उसके दिल के तारों पर हाथ मार जाती थी कि वो गंग सा रह जाता। अब भी एक पल को अंदर की वहशत पूरी कुव्वत से बाहर निकलने को बेताब हुई थी। बशर्ते कि वो तुम हो। एक लम्हे की बात थी। होंठों से अल्फाज फिसले थे या दिल से लफ्ज निकले थे। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। आंखों में कई रंगों का अक्स था। अजब सी वहशत थी। एक दो पल को तो सभी ठहर गए थे, यूं जैसे अचानक अनहोनी हो गई हो। इस कदर संजीदगी। वो बेबाक जरूर था, मगर बेअदब नहीं। लेकिन यूं बड़ों की मौजूदगी में इतनी बड़ी बात कह देना, वो भी इस कदर संजीदगी से। सभी हैरत से शारिक को देख रहे थे। एकदम शारिक जुमान को भी एहसास हुआ कि वो क्या कह चुका था। एक पल उसने किस तरह अश्कार कर दिया है। वो खुद भी हैरान था कि उसकी जुबान से ये अल्फाज फिसल कैसे गए। मगर क्या करें, नवाज मुझसे सबकत ले गया। अब इंतजार करना पड़ेगा। कोई तुम नहीं तो तुम जैसा तो जरूर हो। मुस्कुरा कर कहते हुए मजाक के रंग में एकदम उसने अपने चंद पल कहे जाने वाले अल्फाज का असर जायल करना चाहा। सबकी सांसें एकदम बहाल हो गई। सभी मुस्कुरा दिए। नवेरा, जो खुद उसकी इस कदर संजीदगी से दोहराई जाने वाली बात पर हैरान और शशदर आंखें फाड़े देख रही थी, वो भी एकदम पुरसकून हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर एक लहर जरूर उठी। तभी वो मुकाबिल बैठे अपना बगौर जायजा लेते उसे देखने लगी। तुम भी हद करते हो शारिक, मजाक करते हुए भी देख लिया करो। नवेरा अब तुम्हारी कजन ही नहीं, होने वाली भाभी भी है। वाजदा खाला ने भी टोक दिया तो वो हंस दिया। ना जाने उसकी हंसी में क्या बात थी, किसी और ने शायद महसूस की कि नहीं, लेकिन नवेरा का दिल चटक गया। बिल्कुल बजा फरमाया। हम दिल से इज्जत करते हैं आंसर नवेरा साहिबा की। हम भला कोई ऐसे गुस्ताखी करने की जुर्रत कर सकते हैं उनकी शान में? ये तो हमारे लिए काबिल सद एहतराम है। अगरचे अंदाज अब भी मजाक उड़ाने वाला था, लेकिन नवेरा को उसकी आंखों में वो एक लम्हे पहले की वहशत साफ दिखाई दे रही थी। न जाने क्यों उसके अंदर की लड़की उसकी आंखों की कैफियत से डर गई। उसने निगाहों का जाविया बदल लिया। इस पल उसे उसकी आंखों की तपिश अपने वजूद पर नेज़े की अनी की तरह चुभ रही थी। एक सेकंड को भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एकदम नवेरा के चेहरे पर बरहमी के आसार नमूदार हुए। उसने नापसंदीदगी से उसे देखा, जो बज़ाहिर आम से अंदाज में मुस्कुराते हुए अभी भी उसके चेहरे पर नजरें गाड़े हुए था, जैसे उसके चेहरे के तमाम रंग पढ़ने की कोशिश में हो। नवेरा ने बरहमी से आंखों ही आंखों में शारिक जुमान को तंबीह की। दूसरे ही पल उसने मुस्कुराकर अपनी निगाहें हटा ली। नवेरा के अंदर कोई चीज चटक कर रह गई, जैसे कोई शिद्दत से एहतजाज करने लगा हो। शारिक भाई ने ऐसा क्यों कहा है? इससे पहले तो उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। बाकी लोग दोबारा से वही टॉपिक छेड़ चुके थे, मगर नवेरा सर झुकाए हथेलियों को आपस में मसलते उसकी आंखों में ठहर जाने वाली एक पल की कैफियत पर ही हैरान और परेशान थी। आइंदा एहतियात करना, हम भी बैठे हैं इस महफिल में। नवाज, जो पहले ही समझ चुका था कि शारिक आज उसे सताने और मजाक के मूड में है, उसने भी हंस कर कहा। तो नवेरा को जैसे एकदम लगा कोई और भी उसके साथ है, किसी नाम के साथ इसका नाम है। वो इतनी गैर अहम नहीं कि कोई मजाक में उसके मुतालिक इतनी बड़ी बात कह जाए। नवाज की तरफ देखते हुए वो पुरसकून हो गई। हो सकता है मेरी नज़र और समझ का धोखा हो, शारिक भाई वाकई मजाक कर रही हूँ। वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गई थी। बहुत बुरी बात है शारिक भाई, आइंदा मुझे आपसे बातचीत में एहतियात करना होगी। शाकरा चाय लेकर आ गई थी। एक एक करके वो सबको चाय सर्व करने लगी तो नवेरा ने भी आहिस्ता से कह दिया, मेरा और आपका इस किस्म के मजाक का कोई रिश्ता नहीं। उससे जता भी दिया और हद भी मुतय्यन कर दी। शारिक ने शाकरा के हाथ से चाय का मग लेते हुए देखा।
उसके लबों पर वही पहले जैसी धीमी मुस्कुराहट आ गई थी। इसके अंदर कोई चीज पूरी शिद्दत से चट गई। माफी मांग चुका हूं मादाम। मैंने कहा ना कि मैं आपके दिल से इज्जत करता हूं। नवाज के नाते और भी गहरा ताल्लुक है, जहन में रखिए। चाय का एक गहरा सिप लिया उसने फौरन मौजत खाना अंदाज अपनाया तो नवेरा हंस दी, यूं जैसे एक पल को लगा जैसे माहौल की सारी कसाफत ही धुल गई हो। फिर आप बताएं ना, कैसी लड़की चाहिए आपको? इतनी देर से खामोश बैठी रिमशा भी दरमियान में कूदी। शारिक ने एक बेबस नजर से नवाज को देखा, जैसे कह रहा हो कि यार कहाँ फंसा दिया तुमने। नवाज महफूज हुआ। कोई भी नहीं, उसने कहा। क्यों? यह सवाल छोटी चच्ची की तरफ से उठा था। अभी मेरा शादी करने का कतई मूड नहीं। मजाक एक तरफ, इस जानिब मैंने न कभी सोचा है और ना ही अभी सोचना चाहता हूँ। एकदम से संजीदगी उसके चेहरे पर आकर हो गई थी। चट्टानों जैसे सख्ती जो सबको एक हद में रहने पर मजबूर कर देती थी, अब भी यही हुआ था। क्यों शारिक बेटा, इस मामले में यूं नाताल्लुकी क्यों? यही शादी की उम्र है। फारूक चचा ने उसकी यूं संजीदगी से एकदम इनकार करने पर फौरन सवाल उठाया। शारिक का दिल चाहा सबको एक सख्त सा जवाब देकर हमेशा के लिए चुप करा दे। वो ऐसा ही था, कभी कभार ही उसका मूड बेहतर होता, लेकिन इस वक्त उसे खुद पर बहुत जबर करना पड़ा। अभी मैं खुद को इस जिम्मेदारी का अहल नहीं समझता। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मांगती है। मैं जिस कदर गैर जिम्मेदार हूं आप सब लोग बाखबर हैं। उसने हाजरीन पर एक उचटती निगाह डाली, फिर निगाह जौक भटकती हुई साफ शफाफ मांग पर आ ठहरी। ये यूं समझ लें, मैं अभी खुद ही इस टॉपिक से बचना चाहता हूँ। ये नहीं कि शादी करूंगा ही नहीं, करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन किससे ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। आखिर में वो कुछ कह गया था, मगर दो टोक अंदाज में। आज यूं मौजूए सुखन बढ़ने पर शारिक जुमान ने भी वाजे कर दिया। सब एक दूसरे का मुंह देख कर रह गए। मजीद कुछ कहने या सुनने की किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। शारिक का अंदाज ही इतना अटल था, उससे बात ही इस कदर दो टोक अंदाज में ख़त्म कर दी कि फारूक चचा ने कोई और मौजू छेड़ना ज़्यादा मुनासिब नहीं जाना, इसी ख्याल से कि फिर कभी बात करें और मनवा कर रहेंगे। फरा ने सुमान अहमद को सईद अहमद का पैगाम दिया कि वो उन्हें बुला रहे हैं, मगर वो इस वक्त अंदरूनी तौर पर इस कदर डिस्टर्ब था कि अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब्बू को कहना मैं रात में आकर उनसे मिल लूंगा। इस वक्त डॉक्टर जफर के साथ मेरा प्रोग्राम है, रात को लौटूंगा। टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर सुमान अहमद घर से बाहर आ गया। डॉक्टर जफर के साथ वाकई उसका प्रोग्राम था, मगर इस वक्त नहीं, डिनर के वक्त था। वो कितनी देर तक गाड़ी इधर उधर दौड़ाता रहा। सुमान भाई, आप भी? हैरत और बेयकीनी से गैंग आवाज थी। आंसुओं से तर चेहरा उसको इस्तिराब के समंदर में धकेलता रहा। नहीं आऊंगी आपके घर, कभी नहीं, सुना आपने, कभी नहीं। रोते हुए वो वहां से गई थी। उसको एक पल के लिए लगा था कि जिंदगी उससे रूठ कर चली गई हो, और अब जैसे उसके आंसू अंदर ही अंदर उसे अधमुआ करने को थे। अंदर के इस्तिराब से घबरा कर उसने गाड़ी सीवियो की जानिब मोड़ ली। गाड़ी एक तरफ पार्क करके वो पत्थरों पर आ बैठा। लहरें पत्थर को छू छू कर लौट रही थी। समंदर के तला तुमखेज शोर में गैर मरई नुक्ते को घूरते ना जाने कितना वक्त बीत गया। मोबाइल की बीप हुई तो वो चौंका। मोबाइल स्क्रीन पर डॉक्टर जफर का नंबर देखकर याद आया कि वो इंतजार कर रहा होगा। हेलो, उससे कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, छूटते ही उसने पूछा। उसने एक गहरी सांस समंदर की ठंडी फिजा में खारिज की। आई एम सॉरी यार, मैं शायद ना आ सकूं, प्लीज माइंड न करना, कल का प्रोग्राम सेट कर लो। उसने डिनर की तरफ से मुआजरत की। क्या मतलब, तुम नहीं आ रहे? दूसरी तरफ वो फाड़ खाने को था। नहीं। क्यों? बस तबीयत ठीक नहीं, फिर पापा के साथ एक अहम मीटिंग भी है। प्लीज यार माइंड नहीं करना, कल इकट्ठे डिनर करेंगे तो फिर बात करेंगे। क्या हुआ है तबीयत को? अब कि वो कुछ आराम से पूछ रहा था। कल बताऊंगा। आई एम सॉरी तुम्हें मेरी वजह से इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ी। उसने सलीके से एक्सक्यूज़ किया तो दूसरी तरफ जफर समझ गया कि यकीनन कोई संजीदा बात हुई होगी, वरना वो वक्त देकर इनकार करने वालों में से नहीं है। ओके, फिर टेक केयर, कल तफसीली बात होगी। मैं मगरिब के बाद ही तुम्हें ऑफिस से पिक कर लूँगा। डॉक्टर जफर ने मजीद एक दो रस्मी जुमलों के बाद मोबाइल बंद कर दिया था। उसने तशक्कुर भरी सांस ली कि डॉक्टर जफर ने कुरेदने की कोशिश नहीं की और फौरन बात मान ली। वो कुछ देर मजीद वहीं रुका। अम्मी की नफरत बिला जवाब तो नहीं?
लहरों को हाथों से छूते वो मुसलसल इसी रुख पर सोच रहा था। मगर इसमें जरिश का क्या कसूर? उसे तो शायद कुछ भी इल्म नहीं। हथेली में पानी जमा करके एक एक कतरे को गिरते देखने का खेल वो गुम हवासों से देख रहा था। अम्मी की नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे लिए तो तीनों ही अहम हैं, अम्मी, अब्बू और शायद जरिश भी। इन तीनों में से किसी एक का भी डिग्रेड होना क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? वो मुसलसल सवालात के कटहरे में खुद को मजबूर पा रहा था, लेकिन जवाब का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। उलझी डोर किसी भी तरह सुलझने के मूड में नहीं थी। तंग आकर वो उठ खड़ा हुआ, वापस गाड़ी में आकर बैठा तो पहले से ज्यादा मुस्तरिब था। वापसी के सफर में वो इधर उधर गाड़ी घुमाता रहा। 11 बजे के करीब खुद से हार कर वो घर की तरफ लौट आया। जिस कश्मकश और अजियत से वो दो चार था, उसका शायद इसके पास कोई हल नहीं था। गाड़ी पार करके अंदर आया तो घर में बिल्कुल खामोशी थी। कॉरिडोर में कोई भी दिखाई ना दिया, ना ही इस वक्त वो किसी से सामना करना चाहता था। कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। काफी देर बाद बाहर निकला तो सोफे पर पापा और बेड पर फराह को बैठे देखकर वो रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। वो एक लम्हे रुका, फिर सर खुश करके तौलिया स्टैंड पर डाल दिया। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर लगाई तुमने, मोबाइल भी ऑफ था? बाबा ने पूछा। वो चुप रहा। डॉक्टर जफर की कॉल के बाद उसने मोबाइल ऑफ कर दिया था। सईद अहमद लाहौर गए हुए थे, मजीद चंद दिन लग जाने थे, मगर काम जल्द हो जाने पर वो वापस लौट आए। सुमान अहमद को ऑफिस फ़ोन किया कि वो ड्राइवर को एयरपोर्ट भेज दे, लेकिन ड्राइवर को भेजने के बजाय वो खुद ही लेने चला आया। इरादा सईद अहमद को घर छोड़कर नए सिरे से फ्रेश होकर डॉक्टर जफर की तरफ जाने का था। लेकिन कैसा रहा डिनर? वो खामोश रहा तो उन्होंने पूछा। ठीक था। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए सईद अहमद को देखा। वो इस वक्त उसके कमरे में थे। यकीनन कोई ज़रूरी बात थी। भाई, आप चाय पियेंगे? फरह ने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं गुड़िया, अब्बू से पूछ लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसके इनकार पर उसने वालिद की तरफ देखा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। नहीं, मेरा भी मूड नहीं, तुम जाकर आराम करो। और हाँ, अली सो गया है या पढ़ रहा है? उन्होंने पूछा। अली सो गया है, फरह ने मुख्तसरन जवाब दिया तो बाबा ने सर हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। वो खामोशी से कमरे से निकल गई। बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने बेड की साइड पर बैठे सुमान को अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी से उनके पास बैठ गया। कोई ख़ास बात है? बात किस नौयत की हो सकती है उसको अंदाज़ा हो रहा था, मगर फिर भी पूछा। उन्होंने कुछ सोचते हुए हनकारा भरा। आज जो कुछ भी हुआ तुमने भी सब सुना है। उन्होंने बगैर तमहीद बांधे बात शुरू की। उसने गहरी सांस लेते हुए सोफे की पोस्ट से कमर चुकाई। मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा कि कसूर किसका है। मैं जमा तफरीक के इस हिसाब से उकता चुका हूँ। तुम्हारी माँ जो चाहती है तुम अच्छी तरह जानते हो, और जो मैं चाहता हूँ उससे भी बाखबर हो। मैं जरिश पर जोर दे रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि ये मेरी जिद है, इसलिए कि मैंने अंदाज़ा लगाया है कि तुम उसे चाहते हो। उन्होंने उससे बगौर देखते हुए कहा तो उसने एकदम सर झुका लिया। ऐसा मौका तो आना था, मगर इतनी जल्दी? उसका चेहरा सुर्खी माइल होने लगा। मैंने मसूद अहमद से जब बात की थी तुम्हारी रजामंदी लेकर ही की थी। जरिश मुझे उतनी ही अजीज़ है जितने कि तुम। लेकिन आज की सारी बात का लुब्बे लुबा भी यही है कि मैं चाहता हूँ कि तुम स्टैंड लो। फराह और अली की बातें सुनकर जो भी बात सामने आई है वो यही है कि अब तुम इस मुकाम पर हो। वो हैरान कुन नज़रों से पापा को देख रहा था। तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की बात करेंगे, यानी इसे स्टैंड लेना होगा। वो उलझा। क्या मतलब है आपका? यही उलझन सवाल का रूप धार चुकी थी। तुम्हारी माँ समझाने की हद से निकल चुकी है। मैं भी बेटी वाला हूँ, मुझे इल्म है कि बेटी की इज्जत नफ्स और जिल्लत क्या होती है। तुम्हारी माँ जिस तरह जरिश की ज़ात के परखच्चे उड़ाने पर कमर बस्ता है, उसका सिर्फ यही हल है कि तुम अपनी माँ के सामने साफ और वाज़ेह बात करो, जिस तरह उस्मान अहमद ने स्टैंड लिया था। उन्होंने अपनी बात की वजाहत कर दी तो उसने लब भींच लिए। आई एम सॉरी अबू जान, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। कुछ देर ठहरने के बाद उसने इनकार कर दिया। उन्हें शायद इस जवाब की तवक्को न थी। वो चंद पल उसे बेयकीनी से देखते रहे। मेरे लिए आप जितने काबिल एहतराम हैं, अम्मी भी उतनी ही हैं। मैं अगर इस मुकाम पर स्टैंड लूँगा तो यकीनन उनका दिल बुरा होगा। वो ये बात कभी नहीं भूलेंगी कि मैंने उनकी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करके अपने दिल की मानते हुए जरिश के लिए स्टैंड लिया। उस्मान भाई का मामला दूसरा था। फारिया भाभी मुतनाज़ शख्सियत नहीं थी, जबकि जरिश है, और सबसे बढ़कर आपकी ख्वाहिश भी है। वो सारी ज़िंदगी इस बात को कबूल नहीं करेंगे,
और ना ही चचा जान और चची जान मानेंगे, तो फिर क्या होगा? नतीजे क्या हो सकते हैं? मुझसे बेहतर आप अंदाजा कर सकते हैं। उसने धीमे अंदाज में सारी बात खोल दी। सईद अहमद ने बगौर एक एक लफ्ज सुना। मुझे उस औरत की कतई परवाह नहीं, मुझे तुम लोगों के एहसासात की फिक्र है बस। उन्होंने कतई कहा तो उससे नफी में सर हिलाया। लेकिन मुझे है, वो औरत मेरी माँ है अबू जान। उसका अंदाज भी कतई था। उन्होंने बगौर बेटे की तरफ देखा। वो उनका सबसे सादतमंद और फर्माबरदार बेटा था। आज तक उनकी किसी भी बात के जवाब में उसके मुंह से नहीं नहीं निकला था, मगर आज। तो फिर ठीक है, जो तुम्हारी माँ कहती है वो मान लो। मैं तुम्हारी बारात लेकर वहां चला जाऊंगा। अब की बार उन्होंने कुछ गुस्से से कहा। वो सटपटा गया, एकदम घुटने जमीन पर टेक कर उनके सामने बैठकर उनके घुटनों पर अपने हाथ रख दिए। आपका हर हुक्म सर आंखों पर, मगर अम्मी को भी तकलीफ देना नहीं चाहता। हम कुछ अरसे इस टॉपिक को भूल नहीं सकते। उसने लजाजत से कहा तो वो खामोश रहे। अबू जान प्लीज समझने की कोशिश करें। चचा जान जरिश की शादी इतनी जल्दी नहीं करेंगे, कम से कम 2-3 साल तक। तब तक हम इस टॉपिक को रहने देते हैं। अम्मी को समझा तो सकते हैं, जरिश का नाम नहीं लेते हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में बेहतरी की सूरत निकल आए और अम्मी खुद इस रिश्ते के लिए दिल से राजी हो जाए। हम लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं, जिस तरह अम्मी की ख्वाहिशें कर लेते हैं, बाद में हम अपनी मनवा लेंगे। मगर इस तरह नहीं जिस तरह अब हो रहा है। इस तरह घर बनते नहीं, बिगड़ जाते हैं। प्लीज। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम्हारी बात मानकर मैं इस टॉपिक को भूल जाता हूँ, मगर वो भी नहीं होगा जो वो औरत आ चाहती है। फौजिया कभी इस घर में नहीं आएगी, उसे ये भी समझना होगा और फाइनल बात होगी। 2-3 जितने साल भी सही, ये तय है कि जरिश इसी घर में आएगी। उन्होंने अटल अंदाज में कहा तो उसने एक पुरसुकून सांस ली। शुक्र है उन्हें उसकी बात समझ में आ गई थी। थैंक यू अब्बू जान, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं अम्मी को मत समझा लूँगा। इन 2-3 सालों में सब बेहतर हो जाएगा, मेरा यकीन करें। उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसने कमाल इत्मीनान और यकीन से कहा तो वो मुस्कुरा दिए। वो औरत किसी के समझाने से कभी समझने वाली नहीं। मेरी जिंदगी गुजर गई है, तुम भी कोशिश करके देख लो, हो सकता है कि तुम कामयाब हो जाओ। वो उसके हाथों को थपथपाकर उठ खड़े हुए। ये जरिश का भी घर है, वो यहाँ आती रहेगी। उसे यहाँ आने से तुम्हारी माँ कभी मना नहीं करेगी, ये बात भी अपनी माँ को समझा देना। दरवाजे के पास रुककर उन्होंने कहा, फिर निकल गए। उनके जाने के बाद उसके चेहरे पर तफक्कुर के साए गहरे होने लगे। ताहिरा बेगम को समझाना एक मुश्किल अमर था, लेकिन वो ये काम अपने जिम्मे ले चुका था। जो भी होगा देखा जाएगा। उसने कतियत से सर झटका और बिस्तर की तरफ पेशकदमी की। बड़े इश्तियाक से तुम अपनी नवेरा आपा को मिलने गए थे, मगर उसने तो तुम्हें लिफ्ट भी नहीं करवाई। शारिक के घर से वापस आकर हमीद साहब और उनकी बेगम अपने कमरे में चले गए। रजा टीवी लगाकर बैठ गया। रमशा ने आते ही ये गुलफशानी की, शट अप। रजा हमीद को भड़काने के लिए रिमशा जावेद का अंदाज ही काफी था। एकदम भड़क उठा। उफ, इतना गुस्सा! वैसे मैं तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है। रिमशा ने रजा हमीद को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बकवास बंद करो। रजा ने हाथ में पकड़ा रिमोट कंट्रोल सोफे पर दे मारा। क्यों, क्या तकलीफ हो रही है? सच ही तो कह रही हूँ। मैंने अंकल से मना किया था कि तुम नहीं जाओगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी आपा के लिए गए थे, तो अब इनकार क्यों कर रहे हो? रिमशा खुद तो भड़क ही रही थी, रजा के अंदर भी वही आग लगा रही थी, और वो वाकई भड़क उठा। और तुम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गई कि मैं जा रहा हूं, है ना? रजा का अंदाज फाड़ खाने को था। रिमशा जावेद हंस दी। यस ऑफ कोर्स, भाई तुम्हारा क्या भरोसा, कब तुम नवेरा नवेरा करते उसके पीछे चल दो। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो बजाय इश्तियाल में आने के बहुत दुख से कह रहा था। रिमशा ने नखुवत से झर झटका। घटिया नहीं, तुम क्या जानो घटियापन क्या होता है। अगर मैं घटिया लड़की होती तो नवेरा बीबी अब तक अपनी मंगनी टूटने का गम मना रही होती। रिमशा ने घटियापन की वजाहत की। रजा 1-2 पल गेंग खड़ा रहा, फिर न जाने क्या हुआ एकदम सोफे से उठा। उसका बाजू दबोच कर उसे दीवार में इस तरह धकेला कि वो लड़खड़ा कर रह गई। रिमशा का सर बुरी तरह दीवार से टकराया, लेकिन रजा पर जुनून तारी हो गया था। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। तुम घटियापन की बात करती हो? मैं बताऊं घटियापन क्या होता है? तुम्हें बताऊं?
वो वहशियाना अंदाज में उसके कंधों को अपनी वहशी गिरफ्त में जकड़े किसी भी हद तक जा सकता था। उसको खौफ की लहर ने आ लिया। छोड़ो मुझे। एक तो रजा की गिरफ्त, दूसरा थप्पड़ की शिद्दत। वो अदमुई हुई। आवाज पर अब खौफ गालिब था। रजा ने झंझोड़ कर उसे सोफे पर पटक दिया। वो एक दफा फिर लड़खड़ा गई। पाँव मोड़ा तो बेवजन होकर औंधे मुंह सोफे पर गिर पड़ी। दुपट्टा दरमियान में ही कालीन पर गिर गया था। तुमने आइंदा नवेरा के लिए घटिया लफ्ज इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा जितना लिहाज करता हूं तुम उतनी ही सर चढ़ी जा रही हो। तुमने अगर किसी से एक लफ्ज भी गलत अंदाज में नवेरा के लिए बोला तो उसी दिन मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुम अगर किसी भी हद तक जा सकती हो तो मैं भी जा सकता हूं। अगर नवेरा की मंगनी टूटेगी तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी खत्म होगा, समझी? अंदाज धमकी देने वाला ही नहीं, अमल करने वाला भी था। गजबनाक तेवर लिए वो उलझे तनफुस समेत सब कुछ कह गया। जैसे उसका बस चले तो एक पल में वो उसे आग लगा दे। रिमशा सीधी हुई तो वो तन फन करता लाउंज से निकल गया। रिमशा का उलझा तनफुस उसके जाने के बाद बहाल हुआ। उफ, ये रजा था। वो लर्ज कर रह गई। इतना खौफनाक। शुक्र है मैं बच गई। दिल में अभी भी खौफ बाकी था। रुखसार तप रहा था। हाथ से रुखसार को ढांप कर वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम मर जाओ नवेरा, अल्लाह करे तुम मर जाओ। मेरी जिंदगी में आग लगाकर तुम भला कैसे सुखी रह सकती हो? वो 2 दिन मजीद खाला जान के यहाँ रहकर वापस जा रही थी। शारिक इन 3 दिनों में घर पर ही था। अब वो बिल्कुल ठीक था, बुखार भी उतर चुका था। नवेरा उस दिन शारिक जुमान के रवैये से इस कदर उलझी थी कि उसने उसके बाद 1-2 बार ही उसे बुलाने की जहमत की थी। कज़न की हैसियत से उसे उसे उनसियत थी, इसलिए वो उसके मुतालिक फिक्रमंद भी रहती थी, मगर उस रात उसकी आंखों की कैफियत से वो उलझ गई थी। खुद ही उसे बुलाने से इज्तिनाब किया था और अब आज जब वो जाने को तैयार थी, नबील भाई का इंतज़ार कर रही थी, तो वो भी मुसलसल इस पर नजरें जमाए हुए था। कभी उसे किचन में जाते देखकर और कभी अम्मा के कमरे की तरफ पेशकदमी करते हुए मुसलसल नजरों की गिरफ्त में लिए हुए था। नवीरा उसकी आंखों की तहरीर समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन उलझ कर रह गई थी। क्या बात है शारिक भाई, कोई परेशानी है? अब की बार वो लाउंज में आई तो पूछे बगैर न रही। वो चौंका। क्या पूछ रही थी तुम? उसने उसकी तरफ ध्यान दिया। सुर्ख लिबास सलीके से दुपट्टा ओढ़े पूरे कद से उससे कुछ फासले पर खड़ी थी। आप बहुत गौर से देख रहे थे, बल्कि कितनी देर से आते जाते घूर रहे हैं। मैंने सोचा शायद कोई मसला हो। उसने असल बात की। बात को घुमा फिरा कर करने की उसकी आदत न थी, इसलिए उसने बराह रास्त पूछा। शारिक ज़ुमान ने ज़रा ध्यान से और ताज्जुब से उसे देखा। उस रात की तरह इस वक्त भी उसके चेहरे पर कुछ बरहमी के आसार थे। वो मुस्कुरा दिया। बैठो। उसने मुस्कुरा कर कहा तो वो बैठ गई। ताहम तेवर वही थे। मैं सोच रहा था कि पाक दामन औरत किसे कहते हैं। उसने धीमी मुस्कुराहट से कहा तो वो हैरान रह गई। क्या मतलब? वो पहले से ज्यादा उलझ गई। तुम नहीं समझोगी, इसलिए इस बात को जाने दो। वापस जा रही हो? उससे मुस्कुराकर बात बदल दी तो वो कुछ पल बगौर उसे देखती रही। शारिक ज़ुमान को उसने बहुत कम मुस्कुराते देखा था। इस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत भली लग रही थी। जी, नबील भाई ने कहा था कि वो लेने आएंगे, मगर अभी तक नहीं आए। शारिक ज़ुमान ने बात टाल दी। ताहम इतना हुआ कि उससे घूरना बंद कर दिया, इसलिए उसने दोबारा इस मौजू पर बात नहीं की। तुम फ़ोन करके पता कर लो, हो सकता है किसी खास काम में उलझ कर रह गया हो। शारिक ने मशवरा दिया तो उसने सर हिलाया। वो उठकर वहीं लाउंज में रखे फ़ोन स्टैंड की तरफ चली आई। फ़ोन नबील भाई ने ही रिसीव किया। आई एम सॉरी तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल मुझे एक ज़रूरी काम था, कारोबारी दोस्त आए बैठे हैं। कुछ देर हो जाएगी, शायद 12 के बाद ही फारिग हो पाऊँ। अच्छा एक काम करो तुम, शारिक तो घर पर ही होगा, उसके साथ चली जाओ, वरना शायद कल स्कूल। नबील भाई ने कहा तो वो चुप हो गई। शारिक कहाँ है, उससे बात करवाओ ज़रा। उन्होंने कहा तो उसने उसको देखा। वो टीवी की तरफ मुतवज्जे था, आवाज़ धीमी थी। नबील भाई आपसे बात करना चाहते हैं। उसके देखने पर उसने भी देखा तो उसने कह दिया। शारिक ज़ुमान टीवी ऑफ करके उसके करीब चला आया। वो रिसीवर उसे थमा कर पीछे हट गई। हाँ नबील, कैसे हो? वो कुछ दूर सोफे पर आ बैठी। ठीक ठाक हूँ यार, तुम सुनो, तुम कैसे हो? गाड़ी ड्राइव करने के काबिल हो कि नहीं? दूसरी तरफ से नबील ने पूछा तो वो हैरान हो गया। क्यों, खैरियत? यार यहाँ कुछ कारोबारी लोग आए बैठे हैं, एक पार्टी से मिलना है, शायद मुझे देर हो जाए। अगर तुम गाड़ी ड्राइव कर सकते हो तो नवेरा को घर छोड़ दो, वरना फिर मैं कल आ सकता हूँ। शारिक ने नवेरा की तरफ देखा, वो उसी की तरफ मुतवज्जे थी। शारिक के देखने पर उसने सर झुका लिया। सुर्ख आंचल थोड़ा सा सर से सिरक गया था।
صاف شفاف مانگ شارق زمان کی توجہ اپنی طرف کھینچنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں بالکل فٹ ہوں، چھوڑ آؤں گا۔ اس سے حامی بھر لی۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، باقی باتیں پھر کروں گا، اللہ حافظ۔ نبیل نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا۔ ریسیور رکھ کر پلٹا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کو زحمت ہوتی ہے تو میں کل نبیل بھائی کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ یعنی کہ تمہیں میرے ساتھ گھر جانے پر اعتراض ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، میں تو آپ کی تکلیف کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ تم اماں سے مل لو اور شاکرہ کو کہو وہ تمہارا بیگ لے آئے، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ شارق زمان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ تنہا نہیں جانا چاہتی تھی مگر نبیل بھائی کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اب وہ سر جھٹک کر خالہ کے کمرے میں آ گئی۔ اچھا خالہ جان، میں گھر جا رہی ہوں، نبیل بھائی کا فون آیا تھا، وہ نہیں آ رہے، شارق بھائی چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، شارق کو کہنا وہ گاڑی احتیاط سے چلائے، پہلے ہی خدا نے بچایا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوائی اور خوراک وقت پر لیجیے گا۔ ان سے جدا ہو کر اس سے بھی خاص ہدایت کی تو وہ مسکرا دی۔ اپنا بیگ لے کر وہ گیٹ سے نکلی تو وہ فرنٹ ڈور کھولے منتظر تھا۔ فرنٹ سیٹ دیکھ کر وہ جھچک گئی، پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف۔ وہ اگنیشن میں چابی گھما رہا تھا۔ وہ کچھ جھچکتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ گاڑی تھوڑا سا آگے بڑھی تو اس نے ہی اندر کی خاموشی کو توڑا، ورنہ وہ تو تہیہ کیے بیٹھی تھی کہ کچھ نہیں بولے گی۔ کچھ نہیں، گھریلو کام کاج، سارا دن انہی میں مصروف رہتی ہوں، اس کے علاوہ کبھی کبھار سلائی کر لیا کرتی ہوں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے مکمل گھریلو خاتون خانہ ہو، انہوں نے مسکرا کر کہا، اور وہ لب بھینچے خاموش رہی۔ وہ بھلا کیا کہتی؟ وہ رات کے اس پہر شارق کے ساتھ تنہا آنے پر ہی جھجک رہی تھی، اوپر سے ان کی بے تکلفی۔ بہت عرصے بعد اس کا خالہ جان کے گھر آنا ہوا تھا، یوں تو انہیں قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ورنہ وہ اسے کم گو اور اپنی ذات میں گم شخصی لگا کرتا تھا، لیکن اب ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ اچانک کچھ خیال آنے پر اس نے جھجکتے پوچھا۔ ہاں کہو۔ اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی کی ہر کی لائٹ میں پیشانی تک دوپٹہ جمائے وہ دہکتا انگارہ محسوس ہو رہی تھی۔ سرخ لباس میں سرخ و سفید چہرہ چاندنی بکھیر رہا تھا۔ شارق زمان کو محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اس نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ آپ نے پرسوں رات ایسا مذاق کیوں کیا تھا؟ براہ راست شارق زمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا، اور اسی لمحے شارق کی توجہ بٹی۔ اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر لڑکھڑا گیا، اسٹیئرنگ گھوما، گاڑی ایک دم لڑکھڑائی، نویرہ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے لڑکھڑاتی گاڑی پر قابو پانے کے لیے بریک پر پاؤں مارے، گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ نویرہ نے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا، اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ نویرہ آر یو آل رائٹ؟ گاڑی بری طرح سے اپنا توازن کھو بیٹھی تھی۔ نویرہ کا خوف ابھی بھی برقرار تھا، وجود بھی لرز رہا تھا۔ اس نے پشیمانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جیسے وہ ہوش میں آ گئی، فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ وہ کچھ سخت کہنے کی کوشش میں لب سی گئی۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان بھٹک گیا تھا، اس نے ندامت سے کہا۔ آپ کا دھیان تو یوں لگتا ہے ہر وقت بھٹکا رہتا ہے۔ آپ کے لیے زندگی بیکار اور بے معنی ہوگی، جس سے آپ تجربوں کی نظر کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مگر میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ کی ڈرائیونگ اس قدر ناقص ہے تو میں کبھی آپ کے ساتھ نہ آتی۔ خوف کے باعث آنسو بہہ نکلے۔ چہرہ صاف کرتے اس نے تلخی سے کہہ دیا، ڈرائیونگ تو خیر میری بہت شاندار ہے، تم نے تجربہ کب کیا ہے؟ ریلی؟ انداز ایک دم زومائنے تھا۔ نویرہ اندر تک جھنجھلا اٹھی۔ دیکھیں، میں سیدھی صاف کھڑی لڑکی ہوں، مجھے آپ کی زومائنی باتوں کی قطعی سمجھ نہیں آتی، بس اتنا ہوتا ہے کہ میرا دماغ ضرور الجھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ صاف اور سیدھی بات کیا کریں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں بات کرنے کی، چاہے وہ بات مذاق کے رنگ میں کہی ہو یا پھر ریلی کی صورت میں۔ اس نے تلخی سے سب کہہ دیا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے شارق نے حیران ہو کر نویرہ کو دیکھا۔ اس قدر صاف گو اور کھڑی لڑکی تھی، اس سے پہلی دفعہ ہی اسے قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ دل ایک دم سے اچھلنے لگا۔ وہ پہلے بھی ان کے ہاں آتی تھی مگر کبھی اس نے اسے قابل توجہ ہی نہیں جانا تھا۔ پلیز گاڑی چلائیں، مجھے رات اسی سے راستے پر نہیں گزارنی، آپ بسد شوق اپنا یہ شوق پورا کیجیے گا، مگر مجھے میری منزل پہ پہنچانے کے بعد۔ اس کی تلخی ایسی تھی کہ اس کے ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم سے کبھی اس قدر تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مجھے تمہارے متعلق کچھ اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن تم واقعی کوئی منفرد سی لڑکی ہو۔ ریئلی آئی ایم امپریس۔ اس کا انداز واقعی تعریفی تھا۔ نویرہ چپ رہی۔ تم کوئی رائے نہیں دو گی؟
وہ اس کی خاموشی محسوس کر کے اسے بولنے پر اکسانے لگا۔ نہیں، اس نے بولنے سے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے رات کے اس پہر میں پہلی دفعہ نبیل بھائی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں ہر کسی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوتی، اور یہ کہ سفر میں تو میں بالکل بھی نہیں بولتی، مگر آپ مسلسل مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ پہلے سے زیادہ صاف گوئی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ باقی کا راستہ اس نے شعوری کوشش کر کے خاموشی میں گزارا۔ گھر قریب آیا تو نویرا شکریہ ادا کرنے کے لیے الرٹ ہو کر بیٹھ گئی، اور دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ کبھی اس کی گاڑی میں سفر نہیں کرے گی۔ اس دن علی گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ شائستہ بیگم مغرب کی نماز ادا کر رہی تھیں، اسی لیے زرش کی خلاصی ہو گئی تھی۔ علی بھی بیٹھنے کے بجائے چلا گیا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ اس نے دوبارہ جانے کی ضد نہیں کی۔ فرح سے تو کالج میں روز ملاقات ہوتی تھی۔ فرح نے بھی دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ زرش بھی پہلو تہی کر رہی تھی۔ دونوں میں پڑھائی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو رہی تھی۔ آج بھی وہ کالج سے آنے کے بعد کھانا کھا کر لاؤنج میں چلی آئی۔ ماما رات کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ زرش ایک بات پوچھوں؟ وہ بظاہر ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، لیکن دھیان گیان کی ساری سوئیاں نہ جانے کہاں اٹکی ہوئی تھی۔ نوشین نے کچھ دیر اس کی غیر حاضر دماغی محسوس کی، پھر میگزین ٹیبل پر چھوڑ کر وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھی۔ اس نے نگاہیں اسکرین سے ہٹا کر نوشین کو دیکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں جب سے تم تایا جان کے ہاں سے لوٹی ہو کچھ پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو زرش چونکی۔ نہیں تو پریشان تو نہیں، تمہیں یوں ہی محسوس ہو رہا ہوگا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے ہنس کر ٹالنے کی کوشش کی تو نوشین نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میرا وہم نہیں، یقین ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ اس کا یقین ابھی بھی برقرار تھا۔ زرش سر جھکا گئی۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے شیئر کرو پلیز زرش، یوں خود کو مت گھلاؤ، ہم ہیں نا۔ کیا تائی امی نے کچھ کہا ہے؟ بہت محبت سے زرش کا ہاتھ تھام کر اس نے اپنائیت سے کہا تو زرش کی آنکھیں جل تھل ہونے لگیں۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ کوئی بات نہ ہو، مگر وہ لب سی کر آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا تو زرش نے سر ہلا دیا۔ دھیرے دھیرے اس نے سب کچھ کہہ دیا۔ نوشین نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر کہا، اتنی بڑی بات ہو گئی اور تمہیں ذکر تک نہیں کیا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ نہیں پلیز نوشین، تم بھی کسی سے ذکر نہ کرنا، خاص طور پر ماما سے بالکل بھی نہیں۔ اس نے ملتجی انداز میں نوشین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ورنہ ماما مجھے کبھی بھی تایا جان کے ہاں جانے نہیں دیں گی۔ پہلے ہی وہ بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی۔ بخدا میں نے جان بوجھ کر تائی امی سے تلخ کلامی نہیں کی تھی، لیکن وہ بات ہی اس قدر نفرت آمیز انداز میں کر رہی تھی کہ مجھے بھی خود پر کنٹرول نہ رہا، اور پھر بات بڑھتی چلی گئی۔ وہ اپنی دامت محسوس کر رہی تھی۔ کیا تھا اس دن وہ خود پر قابو رکھ پاتی تو بات اتنی نہ بڑھتی۔ وہ خود پر کنٹرول کر لیتی، تھوڑا سا صبر کر لیتی تو کیا تھا۔ چلو جو ہوا مٹی ڈالو۔ سمان بھائی اور تایا ابو کبھی تم پر بات نہیں آنے دیں گے۔ سارا معاملہ سلجھا لیں گے، تم ریلیکس ہو جاؤ، اوکے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک تائی امی کی بات ہے، اتنا کچھ سننے کے بعد تایا ابو کسی نہ کسی طرح ان کی زبان تو روکیں گے نا۔ اس نے سمجھایا تو زرش نے سر ہلایا۔ تم ماما کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گی، ٹھیک ہے؟ اس نے یقین چاہا تو نوشین مسکرا دی۔ ویسے ماما بھی تمہاری خاموشی پر پریشان ہو رہی تھی، اس نے بتایا۔ اچھا، چلو آؤ لان میں ٹہلتے اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ نوشین اس کا ہاتھ تھم کر کھڑی ہوئی تو وہ بھی اٹھ گئی۔ دونوں لان میں ٹہل رہی تھیں جب گاڑی کے ہارن پر چونکی۔ یہ تو سمان بھائی کی گاڑی ہے۔ نوشین آواز پہچان کر پلٹی تو وہ بھی دیکھنے لگی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا، سمان احمد نے گاڑی اندر لا کر کھڑی کی۔ سمان احمد کے ساتھ علی اور فرح بھی تھی۔ زرش حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس دن اسے سب سے زیادہ تکلیف سمان احمد کے الفاظ سے ہوئی تھی۔ کس طرح انہوں نے اسے ڈانٹ دیا تھا، اور اب السلام علیکم۔ وہ تینوں قریب چلے آئے۔ فرح نوشین کے گلے لگ گئی، لیکن زرش خاموش رہی۔ وعلیکم السلام، آپ تینوں خیریت سے ہیں نا؟ نوشین کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ آج ہمارا باہر ڈنر کا پروگرام تھا، سمان بھائی ہمیں ڈنر کرا رہے ہیں، تم لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ فرح نے مسکرا کر سمان احمد اور پھر زرش کی طرف دیکھ کر کہا تو زرش نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ علی اور فرح سے تو وہ ناراض نہیں تھی، مگر وہ سمان احمد کو ان کے الفاظ کی تلخی کا احساس تو دلا ہی سکتی تھی۔ سمان احمد نے بغور دیکھا۔ سادہ گھریلو حلیے میں بھی وہ نظر کو خیرہ کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے سنجیدہ چہرے پر اپنی پرجوش نظریں ٹکا دی۔ خفا خفا سنجیدہ چہرہ کتنا اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ انہیں اپنے الفاظ کی تلخی کا شدت سے اندازہ تھا، اسی لیے تو اس نے پروگرام بنایا تھا۔ زبردست،
बड़े अरसे बाद सुमान भाई हमें कोई ऐसी बदपरहेजी करवा रहे हैं। नौशीन एकदम पुरजोश हो गई। जरिश फिर भी खामोश रही। चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, इतनी देर में मैं ज़रा चची जान से मिल लूँ। उन्होंने जरिश के खफा चेहरे से नजरें हटाकर कहा और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। मैं नहीं जा रही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम लोग नौशीन को ले जाओ। सुमान अहमद दावत दे और जरिश इनकार करें नामुमकिन था, लेकिन इस वक्त बहुत संजीदगी से वो फरह और अली को इनकार कर रही थी। सुमान अहमद के अंदर की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। क्यों? फौरन पलट कर पूछा। कहा है ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसने नाराजगी से कहा। सुमान अहमद ने एक खामोश नजर डाली। तैयार हो जाओ, मैं चची जान से बात करके आता हूँ, तो फिर तुम्हारे दर्द सर का भी इलाज करता हूँ। फरह और नौशीन को उसे तैयार करने का इशारा करके वो अंदर चले गए। मुझे नहीं जाना, जरिश ने पाँव पटके। क्यों? तीनों बोले तो उसने खफगी से सबको देखा। बस कह दिया ना कि नहीं जाना तो फिर नहीं जाना। वो पाँव पटक कर अपने कमरे में चली आई। फरह और नौशीन भी पीछे ही चली आई। क्या है? सुमान भाई इतने अरसे बाद ट्रीट दे रहे हैं, हम सी साइड पर जाएंगे और वहीं डिनर भी करेंगे। फरह ने उसे राजी करना चाहा, मगर वो कुशन गोद में रखकर बैठी रही। नौशीन, इसे उठाओ और बाथरूम में भेजो, मैं इसके कपड़े निकालती हूँ। फरह ने उसे यूं ही जमे देकर नौशीन से कहा। यार क्या है, दिल नहीं चाह रहा, जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं जा रही, जो कह दिया सो कह दिया। नौशीन ने उसे बाजू से पकड़कर बाथरूम की तरफ धकेला तो वो एहतजाजन चिल्लाई। जल्दी से कपड़े चेंज करके बाहर आ जाओ, वरना हम इससे भी ज्यादा बुरा करेंगे। फरह ने उसकी वार्डरोब से ग्रे जदीद स्टाइलिश किस्म का सूट निकालकर उसके हाथ में थमाया। जरेश खूंखार नजरों से उसे घूरे गई। चलो जल्दी करो, मैंने भी तैयार होना है। तुम जल्दी से बाहर निकलो, इतनी देर में मैं भी तैयार होकर आती हूँ। तब तक सुमान भाई के भी मामा के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर धकेलकर नौशीन ने हद कर दी थी। वो कलस्ती हुई समझ गई आज उसका कोई भी हर बात काम नहीं आने वाला, सिवाय इसके कि वो इस वक्त खामोशी से उनकी बात मान ले। वो फरह के ज़बरदस्ती तैयार करने पर तैयार होकर बाहर निकली तो सुमान अहमद अली और मामा के साथ खुशगपियों में मसरूफ थे। नौशीन भी लिबास बदल कर आ गई थी। सुमान अहमद ने एक खास नज़र डाली तो वो शिकायती निगाह डालकर मुंह फेर गई। उससे पक्का इरादा कर लिया था उनसे नाराज़ रहने का, इसलिए खामोश खड़ी रही। अच्छा चची अम्मी, अब हम चलते हैं, हो सकता है वापसी में ताख़ीर हो जाए, मैं खुद दोनों को पहले यहाँ छोड़ दूंगा। सुमान अहमद ने खड़े होते हुए कहा। मामा मुस्कुरा दें। सुमान अहमद की जिम्मेदार तबीयत से वो बखूबी आगाह थी, इसलिए सुमान अहमद के सिर्फ एक दफ़ा कहने पर वो फ़ौरन राज़ी हो गई। जब वो लोग सी साइड पर पहुंचे तो सूरज गुरूब होने वाला था। डूबते सूरज का अक्स समंदर में बहुत दिलकश लग रहा था। एक लम्हे को यूं महसूस हुआ कि जैसे समंदर में आग लग गई हो। वो सब हल्ला गुल्ला और चुटकुले छोड़ रहे थे। जरिश का मूड समंदर को देखकर एकदम मोतदिल हो गया। वो तो समंदर की दीवानी थी और डूबते सूरज का मंजर समंदर के पानी में देखना सोने पर सुहागा। वो मबहूत सी आगे बढ़ रही थी। फरह और नौशीन उसे आवाज़ें देती रह गई, मगर पानी की लहरों के ताक़ुब में वो बहुत आगे तक चली आई। जूते वो फरह के पास ही उतार आई थी। नंगे पाँव गीली रेत पर चलते पानी की लहरों को पीछे छोड़ना उसका सबसे दिलचस्प मशगला था, जो वो साहिल समंदर पर सरंजाम दिया करती थी। शुक्र है तुम्हारा मूड तो बेहतर हुआ। अपने उक़ब से उसे सुमान अहमद की आवाज़ सुनाई दी तो वो अपने ही ख्यालों से चौंक कर उन्हें देखने लगी। वो जीन्स के पांचे घुटने तक फोल्ड किए उसके साथ ही चल रहे थे। जरिश को उनके चेहरे की धीमी मुस्कुराहट देखकर याद आया कि वो तो उनसे नाराज़ थी। आप तो बात ही नहीं करें मुझसे। उसने फौरन नाराज़गी का इजहार भी कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सूरज समंदर में डूबता जा रहा था। सिर्फ हल्की हल्की सुर्खी बाकी थी जो हर तरफ छाई हुई थी। ऐसी ही सुर्खी जरिश के चेहरे पर भी थी, खफा सी, नाराज सी। वो धीरे से हंस दिए। भाई ऐसा क्या कसूर हो गया मुझसे? उन्होंने उसके हमरा चलते हुए पूछा। जरिश ने नाराज नजरों से देखा। बहुत बुरे हैं आप, कितनी बुरी तरह डांट दिया मुझे, ये भी ख्याल ना किया कि मैं कितनी हर्ट हुई होंगी। उसकी जुबान से अब भी शिकवा बोल रहा था, मगर खफगी नहीं थी। वो ऐसे ही दिल की मालिक थी, साफ शफाफ खरी सी। सुमान अहमद ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जरिश एक पल को ठहरी, मगर जिस अपनायत से सुमान अहमद ने उसका हाथ थाम कर उसे सहलाया, जरिश की सारी खफगी उड़न छू हो गई। आपने ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी। यकीन करो मेरा मकसद तुम्हारी तजलील करना नहीं था, बल्कि उस तकलीफ को कम करना था जो अम्मी के अल्फाज से तुम्हें पहुंची थी। उसने अपने बुरे रवैये की वजाहत कर दी
और जरिश बीबी का दिल एक जरा सी वजाहत से खेल उठा। मुझे कतई परवाह नहीं ताई अम्मी कुछ भी कहती, वो हमारी बड़ी हैं। इस वक्त उनके अल्फाज बुरे थे। बाद में मैंने सोचा तो एहसास हुआ कि तलखी से पेश तो मैं भी आई थी। वो तो हमारी बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। उसने आराम से अपनी गलती मान ली तो सुमान अहमद मुस्कुरा दिया। सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका था। अब माहौल में हल्का फुल्का अंधेरा फैल रहा था। मुझे तुम्हारी यही खूबी मुतासिर करती है, तुम किसी बात को अना का मसला नहीं बनाती हो, फौरन अपनी गलती मानकर एक्सक्यूज कर लेती हो। उसके लहजे में फख्र था। जरिश हंस दी। इतनी तारीफ भी मत करें, आइंदा आपने मुझे कभी डांटा तो मैं संजीदगी के साथ खफा हो जाऊंगी। उसने उंगली उठाकर तंबी की। इसी बात पर उसने बेसाख्ता एक कहका लगाया। ओके डियर, चलो इस खुशी में बल्कि नाराजगी दूर करने की खुशी में ये अपना तोहफा कबूल करो। उसने मुस्कुराकर जीन्स की जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला और अपनी बंद मुट्ठी जरिश के सामने कर दी। क्या है ये? बंद मुट्ठी उसे तजस्सुस से दो चार कर रही थी। बूझ लो। उसका मूड उसे एक दो पल तंग करने का था। इस वक्त जरिश के हमरा वो बहुत फ्रेश था। मुझे नहीं पता, मुट्ठी खोलें, दिखाई ना। वो बिल्कुल बच्ची बन गई और मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगी। उसकी बेताबी महसूस करके सुमान अहमद ने खुद ही अपनी मुट्ठी खोल दी। जबरदस्त। सुमान अहमद की साफ शफाफ हथेली पर जंजीर और पैंडल की सूरत में तोहफा धरा हुआ था। जरिश ने एक लम्हे सुमान अहमद की फैली हथेली को देखा और फिर जरिश और फिर जंजीर और पैंडल को देखकर वो झिझक गई। इतना कीमती तोहफा उठाए कि ना उठाए? क्यों, पसंद नहीं आया? उसे झिझकते हुए हाथ पीछे खींचते देखकर सुमान अहमद ने पूछा। नहीं, बहुत अच्छा है, मगर बहुत कीमती है, उसने झिझकते अटकते कह दिया तो वो हंस दिया। तुमसे ज्यादा नहीं। अंदाज मायने खेज था लेकिन आंखों की चमक उससे ज्यादा। उसने ये कहते ही अपनी हथेली से लॉकेट उठाकर जरिश के सामने लहराया। ये लॉकेट बिल्कुल फरह के लॉकेट की तरह था, यानी दिल के शेप का था और दरमियान में ZS के अल्फाज कुनिंदा थे। मैंने तो यूं ही कह दिया था आपको। उससे अपनी बात याद आ गई जो फरह का लॉकेट देखकर उसने सुमान अहमद की अपने घर आमद पर कही थी। और अब ये लॉकेट। फरह के लिए लॉकेट खरीदते वक्त मुझे कतई एहसास नहीं हुआ था कि मुझे तुम्हारे लिए भी लेना चाहिए। बाद में तुम्हारी बात पर मुझे एहसास हुआ और फौरन ऑर्डर पर बनवाया। बस तुम्हें देने का ख्याल नहीं आ रहा था। फरह का लॉकेट थोड़ा सा चेंज है, फिर वो उसके नाम पर था, जबकि ये तुम्हारे नाम पर स्पेशल बनवाया है। क्यों, अच्छा नहीं या लेना नहीं चाहती? जरिश ने लॉकेट की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था, इसलिए उसने संजीदगी से टोका। नहीं, अच्छा है। वो फिर अटक गई। नजरें हार्ट शेप में कुनंदा अल्फाज ZS पर जमी हुई थी। फराह का लॉकेट FS के अल्फाज पर था, जबकि जरिश। भाई पकड़ भी लो, उधर वो तीनों हमारा इंतजार कर रही हैं, जल्दी करो। उसका अंदाज बिल्कुल लापरवाह था। जरिश ने एक नज़र उसको देखा, फिर लॉकेट को, और आखिर में अपने से काफ़ी दूर फराह, नौशीन और अली को रेत पर बैठे खुशगपियाँ करते हुए। थैंक यू सो मच। एक लम्हे को उसने सोचा, फिर उसने मुस्कुराकर लॉकेट थाम लिया। लॉकेट जरिश की हथेली पर था। जरिश को अपनी हथेली अजीब से एहसास से भीगती महसूस हुई। उसने फौरन सुमान अहमद को देखो, वो मुस्कुरा रहा था तो उसने फौरन निगाहें फेर ली। अब इसको पहन लो, उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाते हुए कहा। वो भी साथ हो गई। जी, घर जाकर मामा को दिखाऊंगी, फिर पहनूंगी। लॉकेट को मुट्ठी में भींचे वो कदम से कदम मिलाकर सुमान अहमद के साथ चल रही थी। डिनर के बाद वो लोग वहां मजीद 1 घंटा ठहरे, फिर वापस लौट आए। रास्ते में सुमान अहमद ने उन सबको उनकी फरमाइश पर आइसक्रीम खिलाई। दोनों जब घर पहुंची तो थकन से बुरा हाल था, लेकिन थकन के बावजूद वो दोनों फ्रेश थीं। वो उन्हें गेट पर उतार कर चले गए थे। दोनों खिलखिलाती हंसती अंदर चली आईं। शाइस्ता बेगम लाउंज में ही मौजूद थी, शायद उनका इंतजार कर रही थी। दोनों ठहर गईं। अस्सलाम वालेकुम मामा। उनके सवाल पर उन्होंने सर हिलाया। दोनों ही उनके दाएं बाएं बैठी। कैसा गुजरा आज का दिन? दोनों के चमकते दमकते चेहरे देखकर उन्होंने पूछा तो जरिश खिलखिलाई। बहुत अच्छा, सुमान भाई ने हमें बहुत एंजॉय करवाया, और मामा, उन्होंने मुझे ये लॉकेट भी दिया। उन्होंने फौरन हथेली मामा के सामने फैला दी। उसने लॉकेट अभी तक नहीं पहना था। बड़ी हिफाजत के साथ वो सारा वक्त मुट्ठी में छुपाई रही थी। शाइस्ता बेगम ने एक नज़र जरिश के झिलमिलाते चमकते चेहरे पर डाली और दूसरी निगाह जरिश की फैली हथेली में धरे कीमती लॉकेट पर। नौशीन जानती थी, वो देख चुकी थी, सो वो भी मामा के रद्द अमल की मुंतजर थी। शाइस्ता बेगम ने लॉकेट उठा लिया,
हार्ट शेप में बने लॉकर में कुनिंदा लफ्ज ZS पर उनकी निगाहें ठहर गई थी। पता है मामा, ऐसा ही लॉकेट सुमान भाई ने फराह को ला कर दिया था। मुझे पसंद आया था तो मैंने यूं ही रख कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो वाकई मुझे भी लाकर दे देंगे। शाइस्ता बेगम ने बगौर बेटी का चेहरा देखा। सच सिर्फ उसकी आंखों पर ही नहीं, उसके होठों पर ही नहीं, आंखों में भी था। ये सुमान किस रास्ते पर चल निकला? ZS के हरूफ पर उंगलियां फेरते वो दिल ही दिल में दुखी सी हो गई। अच्छा है ना मामा, मैं तो लेते हुए झिझक रही थी। इतना कीमती तोहफा कि पता नहीं आप राजी भी होंगी कि नहीं। सुमान भाई ने कहा भी था कि पहन लो, मगर मैंने आपकी इजाज़त के बगैर नहीं पहना। अगर आप इजाज़त देंगी तो पहनूंगी, वरना उन्हें वापस कर दूंगी, भले वो नाराज़ हो। शाइस्ता बेगम ने इत्मीनान की सांस खारिज की। उनकी बेटी का दामन ही नहीं, दिल भी साफ था। ये सोचकर उनके अंदर तुमानियत की एक लहर सिरायत कर गई। बहुत प्यारा है, पहन लो। सुमान ने इतनी मोहब्बत और खुलूस से दिया है, तोहफों की कदर करनी चाहिए। उन्होंने इस कदर इत्मीनान से जवाब दिया कि ज़रिश एकदम खुश हो गई। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच, वरना मुझे तो लेते हुए डर लग रहा था कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाए, इतना कीमती जो है। शाइस्ता बेगम ने जंजीर का लॉक खोला और ज़रिश ने एकदम हाथ से अपने बाल समेटे। आप खुद पहनाएं। कितना एतमाद था ज़रिश की आवाज़ और लहजे में। ऐसा ही एतमाद शाइस्ता बेगम के दिल में भी हर सू रोशनियां बिखेर रहा था। उन्होंने ज़रिश के गले में लॉकेट पहनाकर उसकी पेशानी चूमी। मुझे अच्छा लगा है तुमने मेरी नाराज़गी या एतराज़ को अहमियत दी। सुमान अहमद पर भी मुझे पूरा भरपूर एतमाद है, मगर मुझे तुम्हारी मासूमियत से डर लगता है। बस कोशिश करना ऐसा ही एतमाद मैं हमेशा तुम पर करूं। ख़ानदान वाले कुछ भी कहें, तुम दोनों मेरे दिल के टुकड़े हो। बस मेरा एतमाद कभी न तोड़ना। उन्होंने धीमे से नसीहत की। ज़रिश कुछ नहीं समझी थी, बस ये कि मामा उस पर और सुमान अहमद पर एतमाद करती हैं। प्रॉमिस मामा, आपकी ज़रिश आपका एतमाद हमेशा बरकरार रखेगी। उनकी जज्बाती नसीहत पर वो भी जज्बाती हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर ज़रिश का रुखसार थपथपाया और उठ खड़ी हुई। मामा, पापा सो गए हैं। सऊद अहमद को जल्दी सोने की आदत थी। घर आते ही खाना खाकर कुछ वक्त बच्चियों के साथ गुजारकर वो फौरन चले जाते थे सोने। नौशीन के पूछने पर उन्होंने सर हिलाया। हाँ, मैं भी सोने जा रही हूँ। तुम दोनों भी थक गई होगी, इसलिए आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाना। मामा ने जाने से पहले ताकीद की। नौशीन, तुम्हें लॉकेट पसंद आया है ना? जंजीर उंगली पर लपेटे ज़रिश ने पूछा तो वो सर हिलाकर खड़ी हो गई। मैं तो सोने जा रही हूँ, वाकई बहुत थकन हो गई है। वैसे आज एंजॉय भी कितना किया है। कितने अरसे बाद हम यूँ मिलकर बैठे थे। वाकई बहुत गुस्सा आया, बहुत मज़ा आया। जाते हुए मुझे सुमान भाई पर जितना भी गुस्सा था, वहाँ जाकर सारा ख़त्म हो गया। वो कितने अच्छे हैं, मेरी छोटी छोटी बात को कितनी अहमियत देते हैं। नौशीन मुस्कुरा दी। अम्मी की मुबहम सी बातें नौशीन को बहुत कुछ समझाने को काफ़ी थीं, जबकि ज़रिश, हो सकता है तुम उनके लिए वाकई बहुत अहम हो। नौशीन ने छेड़ा तो ज़रिश मतलब समझे बगैर हंस दी। वाकई वो तो मैं हूँ। वो फ़ख्र-ओ-मान से इतराई। नौशीन ने मजीद कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर कुछ सोचकर सर झटक गई। तुम तो शायद लॉकेट की खुशी में रात भर ना सो, मगर मुझे नींद आ रही है। ओके, शब बखैर। वो हाथ हिलाती हुई चली गई। कमरे में आकर आईने के सामने खड़े होकर ज़रिश ने लॉकेट को देखा। खूबसूरत सुराहीदार गर्दन में गोल्डन जंजीर में झूलता लॉकेट और उसमें कुनंदा लफ्ज़। ज़रिश ने बहुत नरमी से अपने नाम पर उंगली फेरी। ज़रिश सऊद अहमद। उसने ZS का ये मतलब निकाला था। सुमान भाई भी कितने अच्छे हैं। फरा तो उनकी सगी बहन है, मगर मुझे भी उससे कम नहीं समझते। ताई अम्मी कुछ भी कहे, मेरे लिए तो वो सगे भाई हैं ना। बेपना तुमानियत से सोचते उसने है पैंडल मुट्ठी में दबा लिया। हथेली नम से एहसास से भीग उठी और यही एहसास हाथ से होता हुआ रगोपे में अंदर तक सिरायत करता चला गया, जिसका शायद कोई नाम नहीं था। शारिक जुमान 3 दिन बाद अपने ऑफिस आया था। तबीयत तो एक दिन में ही संभल गई थी, लेकिन डॉक्टर की हिदायत पर वो बमुश्किल 2 दिन ही आराम कर पाया। दफ्तर में कई काम थे जो उसके मुंतजर थे। सारा दिन वो बहुत मसरूफ रहा। लंच टाइम के वक्त उसे थोड़ी सी फुर्सत मिली। अम्मा ने घर से खाना भिजवाया था। वो खाना खा रहा था जब नवाज की कॉल आई। खैरियत यार? सलाम दुआ के फौरन बाद वो असल मौजू की जानिब आ गया। बिल्कुल, हमारी तरफ तो बिल्कुल खैरियत है, अलबत्ता तुम्हारी खैरियत नेक मतलूब है। नवाज ने छेड़ा तो शारिक फौरन अलर्ट हो गया। क्या मतलब? मतलब ये मेरी जान
کہ آج بڑی اماں کی کال آئی تھی اور انہوں نے تمہارے متعلق تفتیشی رپورٹ مجھے ریکارڈ کروائی ہے۔ غیر سنجیدہ انداز تھا۔ شارق کچھ نہ سمجھ پایا۔ تم سینسر پالیسی چھوڑ کر آرام سے بکواس نہیں کر سکتے؟ نواز نے جاندار قہقہ لگایا۔ خود چاہے جتنی مرضی سینسرشپ اپناؤ، ہم پر پابندی؟ بکو مت، جو کچھ بھی کہنا ہے صاف کہو، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے۔ گلاس لبوں سے لگاتے اس نے دھمکی دی۔ صاف بات یہ ہے کہ آج بڑی اماں نے کال کر کے تم سے متعلق انفارمیشن چاہی تھی۔ کیسی انفارمیشن؟ لنچ باکس بند کر کے اس نے ہاتھ سے ایک طرف رکھ کر وہ وہیں اپنے آفس میں ایک سائڈ پر رکھے صوفوں میں سے ایک پر ٹانگیں سیدھی کر کے آرام سے نیم دراز ہوا۔ یہ کہ تم کیا کرتے ہو، کہاں آتے جاتے ہو، کس قسم کے دوست بنا رکھے ہیں اور ان دوستوں میں لڑکیوں کی تعداد کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نواز ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔ اس ساری بکواس کا مطلب؟ بہت واضح، وہ تمہاری ٹانگوں میں زنجیر، میرا مطلب ہے کہ بیوی کی صورت میں بیڑی ڈالنے کا سنجیدہ قسم کا ارادہ رکھتی ہیں۔ لڑکی ڈھونڈنے کا مہم کا آغاز وہ میرے ذریعے، یعنی میری فراہم کردہ معلومات کو استعمال کر کے تمہاری مشکوک سرگرمیوں سے شروع کریں گی۔ شارق زمان پر نواز کی ساری لنترانیوں کا مقصد اچھی طرح واضح ہو گیا تھا۔ لعنت ہو تم پر! جواب میں تم نے کیا کہا؟ صوفے سے اٹھ کر وہ اپنے مخصوص چیئر پر آ بیٹھا۔ مجھے کیا کہنا ہے؟ بڑی امی جو پوچھتی گئی، اچھے بچوں کی طرح بتاتا گیا کہ موصوف کے کس قسم کے دوست ہیں، کبھی کبھی ینگسٹ کلب میں کیوں حاضری دی جاتی ہے، وہاں کس قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے اور اس مخلوق میں صنف نازک کا کیا رول ہے۔ خدا جھوٹ نہ بولوائے، کچھ بھی تو نہ چھپایا۔ آخر کو میری دوست کی زندگی کا سوال تھا۔ شارق زمان اس کی ساری بکواس پر تپ اٹھا۔ جی چاہا وہ سامنے ہو اور ٹیبل پر سے پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ نواز، آئی ول کل یو! شارق کا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے آپ کو درست کر لو، ورنہ کسی بڑے کو مجھے تمہارے پیچھے لگانا پڑے گا۔ اس کے غصے کے جواب میں نواز نے بہت سنجیدگی و تحمل سے کہا۔ شارق نے لب بھینچ لیے۔ میں یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا اگر اس رات تمہارا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ وہ تو ہلکا سا ہی ایکسیڈنٹ تھا، مگر خدا نخواستہ کچھ سیریس بھی ہو جاتا تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ بڑی اماں تو سنتے ہی مر جاتی۔ نواز کا لہجہ ازحد سنجیدہ تھا۔ اب تم بتاؤ، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ سنجیدگی سے اس نے پوچھا۔ شارق جواباً کچھ نہ بولا۔ شارق کو خود کو اعتدال پر لانے کے لیے کتنی جد و جہد کرنا پڑ رہی تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اپنی سرگرمیوں کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ خاندان کے لوگوں میں اسی لیے تو بہت گھلتا ملتا نہیں تھا کہ اپنی خامیوں سے وہ خود بھی آگاہ تھا۔ اپنی کمزوریوں کا دوسروں کی زبان سے تذکرہ وہ شاید کبھی سہ نہ پاتا، اسی لیے ہر کسی سے ملنے سے اجتناب کرتا تھا۔ صرف ایک نواز ہی تو تھا جو اس حد تک جا سکتا تھا کہ اسے اکثر اچھے برے کی تمیز سکھانے بیٹھ جاتا۔ بہت برا کیا تم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ مجھے تم سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ اپنی کمزوریوں کا تذکرہ یوں نواز کے منہ سے سن کر اس کے اندر اضطراب و وحشت سے بھرپور ایک لہر اٹھی۔ وہ اچھا تھا یا برا، نواز کو کوئی حق نہیں تھا کہ اماں کے سامنے اس کی کمزوریاں عیاں کرتا۔ وہ دل ہی دل میں نواز سے سخت خفا ہو گیا۔ سنو تو، ابھی تو کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے کہ ان کا لاڈلا کسی ایک خاص لڑکی سے دوستی نہیں رکھتا۔ تمہاری اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، میں بڑی اماں تک معاملہ پہنچا دوں گا۔ آگے تمہاری قسمت، تم نہیں سدھرو گے۔ تمہارا یہ طنز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھی طرح جانتے ہو کہ شادی اور عورت سے متعلق میرے کیا نظریات ہیں۔ پھر بھی وہ سمجھ گیا کہ نواز اسے ستانے کے لیے زج کر رہا تھا۔ ایک دم ریلیکس ہو کر اس نے کرسی کی پوسٹ سے سر ٹکا دیا، یوں جیسے فراغت ہی فراغت ہو، جبکہ ٹیبل فائل سے بھری پڑی تھی جو کہ اس کی توجہ کی منتظر تھی۔ مانتا ہوں میں کہ تم کتنے پتھر ظالم بقول تمہاری محبوباؤں کے ہارڈ اسٹون بن چکے ہو۔ تم کو سمجھانا تو پتھر سے سر پھوڑنا ہے۔ شارق کا اطمینان محسوس کر کے نواز نے اس کی طبیعت صاف کرنا چاہی تھی۔ شارق ہنس دیا۔ جب جانتے ہو تو پھر ہر بار یہ غلطی کرنے کیوں لگ جاتے ہو؟ محبت کرتے ہیں ہم تم سے۔ تم جن راہوں پر چل نکلے ہو، تم کو تو شاید کسی کی کیا اپنی بھی پرواہ نہیں رہی، مگر میری جان، ہمیں تمہاری بہت فکر ہے، پل پل تمہارے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ شارق اس کی محبت سے لبریز آواز میں تفکر و پریشانی محسوس کر کے حقیقتاً متاثر ہوا۔ اسے کزن کی حیثیت میں بھائی جیسا رہبر و دوست ملا تھا۔ قدر کرتا ہوں تمہاری، یہ تمہاری زبان کی مٹھاس اور تم لوگوں کی بے لوث محبت ہی ہے یار، جو مجھے ابھی اس مقام پر لے کر نہیں گئی جہاں سے واپسی پر شاید ناممکن ہو۔ وہ خود بھی اس حقیقت کا اعتراف کر رہا تھا۔
تو پھر تم چھوڑ دو یہ سب کچھ، یہ کام، یہ لوگ، یہ دوست، اور راتوں کو کلبز میں جانا۔ لوہا گرم دیکھ کر نواز نے فوراً چوٹ لگانے کا ارادہ کیا۔ شارق اچھی طرح سمجھتے ہوئے ہنس دیا۔ چھوڑ دوں گا، اور کچھ؟ وہ اس وقت بالکل نارمل موڈ میں تھا، ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، اور یہ کہ شادی کے لیے مان جاؤ یار، تمہاری زندگی میں، شخصیت میں آہستہ آہستہ خود بخود ایک ٹھہراؤ آ جائے گا۔ یہ شاید ممکن نہیں۔ ایک دو دفعہ اس موضوع پر سوچا بھی تو عورت ذات سے نفرت ہونے لگی ہے۔ اب تو ہر عورت میں بدارارہ کا عکس ہی دکھائی دیتا ہے، شہوانہ کا روپ جھلکتا ہے، اور ان گنت ایسی لڑکیوں کا جن کے ساتھ وقت تو گزارا جا سکتا ہے مگر شادی کبھی نہیں کی جا سکتی۔ شارق کا انداز قطعی تھا۔ نہیں یار، ہر عورت کو ایک ہی نظر سے مت دیکھو، پھر وقت پاس کرنے والی لڑکی بھی شادی کے قابل نہیں ہوتی۔ تم ان لڑکیوں سے ہٹ کر سوچو، اپنے خاندان میں ارد گرد، یا پھر اماں سے کہہ دو وہ خود ہی کوئی لڑکی دیکھ لیں گی۔ وہ کہہ رہا تھا اور شارق زمان کی آنکھوں میں جل ملاتا عکس آ ٹھہرا تھا۔ سیدھی صاف شفاف مانگ، چاندنی بکھراتا چہرہ، روشن ستارہ آنکھیں جن کی گہرائی میں کوئی اگر ڈوبے تو شاید کبھی ابھر نہ پائے۔ شارق، یار تم سن رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شارق کا دھیان بڑھ گیا تھا، نواز پکار رہا تھا۔ شارق نے ایک دم اپنے آپ کو سنبھالا، عجیب سی وحشت و اضطراریت آنکھوں میں سمٹ آئی۔ یار میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے ساتھ اس ٹاپک پر بات مت کیا کرو۔ اس رات بھی تم نے موضوع چھیڑ دیا تھا اور پھر میں نے بمشکل ٹالا تھا، اور اب بھی۔ اس کے لہجے میں تلخی سمٹ آئی۔ کیوں؟ تم ساری عمر یوں ہی گزار دو گے کیا؟ اپنا نہیں تو بڑی اماں کا ہی خیال کرو، انہیں کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ ان کی امیدوں کا واحد مرکز تم ہی ہو، اور تمہارا جو رویہ ہے، جو اطوار تم نے اپنائے ہوئے ہیں، وہ انہیں مار دینے کے لیے کافی ہیں۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ شارق کے اندر بھی ایسا ہی دکھ ہچکولے لینے لگا۔ سوری یار، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، اس سلسلے میں مجھے مجبور مت کرو، میں خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا۔ تم آئندہ اس موضوع پر کبھی بات مت کرنا، آج تفصیلی بات ہو گئی ہے، یہی کافی ہے۔ اس وقت بہت لمبی بات ہو گئی ہے، اجازت دو یار، ابھی بہت سارا کام باقی ہے، دیگر امور پر بھی کبھی طویل بحث کریں گے جب کبھی ملاقات کا موقع ملے گا تو۔ شارق زمان نے خود موبائل آف کر دیا۔ دوسری طرف نواز ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا، موبائل آف کر کے اسے ٹیبل پر پھینک دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پاک دامن عورت کسے کہتے ہیں۔ شارق زمان کو اپنی ہی آواز اپنے ارد گرد گونجتی محسوس ہوئی۔ کیا مطلب؟ الجھی الجھی وہ آواز حیرت سے بھرپور تھی۔ خوبصورت آنکھوں میں سے جھانکتی حیرت کسی بھی انسان کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھی، اور وہ بھی ڈگمگا گیا تھا۔ صرف دل ہی نہیں، ایمان بھی ڈگمگایا تھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ وہ اسے پاک دامن عورت کی تشریح سمجھائے۔ اگر وہ اس وقت کوئی پیش قدمی کرتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا اور ایک دفعہ پھر بھٹک گیا۔ گاڑی اس سے بے توازن ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان بھٹک گیا تھا، اس نے اپنے بہک جانے کی توجہ بیان کی۔ آپ کا دھیان تو لگتا ہے ہر وقت بھٹکا رہتا ہے۔ کس قدر تلخی تھی اس آواز میں۔ اس وقت اگر گاڑی بے توازن نہ ہوتی تو شاید بہت کچھ بے توازن ہو جاتا۔ کرسی کی پوست سے سر ٹکائے وہ صرف ایک ہی چہرے کو سوچ رہا تھا۔ بہت سی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ نویرہ احسان، تم مجھے کیوں یاد آ رہی ہو؟ کیوں میری بے عنوان زیست میں اپنے نام کا بیج بونے آ جاتی ہو؟ کیوں؟ وہ ذہن کے دریچے سے چمٹ جانے والے خیال سے لڑ پڑا، خود سے الجھ پڑا۔ تنگ آ کر اس نے اپنا سر ٹیبل کی صاف شفاف چکنی سطح پر ٹکا دیا۔ دس از ناٹ فیئر یار نواز، ناٹ فیئر۔ گہری گہری سانس لیتے وہ صرف یہی الفاظ بڑبڑا رہا تھا۔